Assalamualaikum class. Welcome to another video lecture on nanoscience. In this online video lecture, we will discuss about the use and derivation of Scherrer formula. तो क्लास बेसिकली शेरर फार्मूला के जो मेन यूजेस हैं वो दो हैं। उसमें सबसे पहला जो यूज है, इट इज़ यूज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली टू डिटरमाइन द क्रिस्टलाइट साइज। यानी कि शेरर फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द क्रिस्टलाइट साइज इन क्रिस्टल्स और इन नैनो क्रिस्टल्स, क्योंकि ये नैनो क्रिस्टल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और क्रिस्टल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसके पहले के क्रिस्टलाइट साइज के बारे में मज़ीद बात करें, पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टलाइट होते क्या हैं। तो बेसिकली क्लास, जब भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर या नैनो क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उनके अंदर प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वेयर ऑल प्लेन्स आर ओरिएंटेड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो प्लेन एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब ये सारे के सारे प्लेन, ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में होंगे और इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होगी, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल में क्रिस्टलाइट्स, जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या सॉलिड में देखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड यूज फॉर द शेरर फार्मूला। दूसरा यूज समझने के लिए ना क्लास, हमें सबसे पहले जो है वो XRD की एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो आउटपुट ग्राफ मिलता है ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो XRD का डाटा जो फाइनल ग्राफ आता है ना हमारे पास, वो बेसिकली क्लास आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड 2 चीटा। 2 चीटा इज द एंगल एंड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड एक्स-रेज, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा, अब जो शेरर फार्मूला है ना बेसिकली वो एक इस तरह का रिलेशन है कि इस ग्राफ की जो है ना वो सबसे हाईएस्ट पीक और क्रिस्टलाइट साइज को रिलेट कर देता है। यानी कि आपस में क्रिस्टलाइट साइज और इस ग्राफ की हाईएस्ट पीक का ना जो रिलेशन बनता है वो बनता है थ्रू दी शेरर फार्मूला। जैसा कि आप लोग अब डेफिनेशन पढ़ सकते हैं शेरर फार्मूला की, आपकी डिस्प्ले पे नज़र आ रही होगी। शेरर फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट रिलेट द एवरेज क्रिस्टलाइट साइज इन मटेरियल टू द broadening ऑफ पीक इन एन एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि एक्सरे डायफ्रैक्शन में बनने वाली सबसे बड़ी या सबसे हाईएस्ट पीक की रिलेशन को जाहिर करता है शेरर फार्मूला विद द क्रिस्टलाइट साइज। यहाँ पे मैंने टी लिखा हुआ है, तो टी भी बेसिकली क्रिस्टलाइट साइज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं शेरर फार्मूला की डेरिवेशन के ऊपर। तो क्लास, डेरिवेशन समझने से पहले आप लोगों ने ना ये वाली डायग्राम समझनी है। अब ये वाली डायग्राम बेसिकली क्या है कि देखें, यहाँ पे ये जो रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब n नंबर्स हैं, यानी कि n रोज़ हैं जिसमें ये एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड है। हमने यहाँ 4 रोज़ को कंसीडर कर लिया, सबसे पहला जो काम किया। उसके बाद अब जब भी कोई एक्सरे बीम जो है वो आके स्ट्राइक करेगी एक एटम के ऊपर, तो स्ट्राइक करने के वजह से ना 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि ये इस किसी ना किसी एंगल के ऊपर स्ट्राइक करेगी ना, इस एटम के ऊपर। इस एंगल को हम ब्रैग्स एंगल बोलते हैं, जिसको हम चीटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी कि ये जो इंसिडेंट एक्स-रे बीम है ना, ये एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। जैसे कि ये आप रे ए और रे डैश को देख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्लेन को जो है, ये सबसे पहला वाला जो प्लेन है, इसको मैंने एम का नाम दे दिया, ठीक है, जिसको मैं एम प्लेन बोल देता हूँ, ठीक हो गया। और दूसरा जो दूसरी जो एक्स-रे है ना, वो भी इसी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो गई है एटम से स्ट्राइक करने के बाद, लेकिन इसके जो ब्रैग्स एंगल है ना, उसको मैंने चीटा 1 बोल दिया है। और इसी तरह एक एक्स-रे बीम जो है वो इस प्लेन से, जिसको मैंने एन का नाम दिया हुआ है, इस प्लेन को मैं m+1 भी बोल सकता हूँ।
इससे जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, और इसके एंगल को मैंने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों एंगल्स को मैंने चीटा 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं थिकनेस की बिटवीन दी एटम्स या प्लेन्स। ठीक है, तो थिकनेस जो होगी ना इस क्रिस्टल के अंदर एटम्स की या प्लेन्स की, वो होगी डी, यानी कि थिकनेस इक्वल टू डी। तो टोटल थिकनेस जो आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम मौजूद है, तो हम कहते हैं T इक्वल टू एन डी, ये टोटल थिकनेस आ गई फॉर दिस प्लेन। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब हमने सिर्फ डायरेक्ट काम करना है शेरर फार्मूला की डेरिवेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो है ना वो, अच्छा एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है बीटा, के बीटा, ये यहाँ पे आपको बीटा नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये बीटा बेसिकली है क्या? तो बीटा बेसिकली इस इंटेंसिटी और टू चीटा के ग्राफ में जो हमारे पास पीक्स बनती है ना, तो जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है ना उसकी विड्थ एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल सकते हैं। जैसे ये इस पीक की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, इसका अगर मैं हाफ देखूं और उस हाफ की अगर मैं विड्थ की बात करूं, तो इस विड्थ को मैंने बीटा बोल दिया है। ठीक है, इसको हम एफ डब्ल्यू एच एम से भी बोल सकते हैं, फुल विड्थ एट हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात कर लेते हैं कि बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो क्लास बेसिकली बीटा की जो वैल्यू है ना वो आती है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम एंगल एट विच इंटेंसिटी जीरो। इंटेंसिटी जीरो से क्या मुराद है कि हम कंसीडर करते हैं कि जो मेरा एंगल चीटा 1 और चीटा 2 था ना, इस पे जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम इंटेंसिटी की थी। ठीक है, या उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि रिफ्लेक्शन से ज़्यादा हिस्सा डाइफ्रैक्ट हो गया। जबकि जो ए और ए डैश वाला केस है ना, इसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो है वो अकर हुई है। ठीक हो गया क्लास। तो बीटा की जो हमने वैल्यू ली वो क्या ली, चीटा 1 माइनस चीटा 2, ये हमने बीटा की वैल्यू ले ली। अच्छा अब बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने, आप लोगों ने एक्स-रे डायफ्रैक्शन पढ़ी होगी। एक्स-रे डायफ्रैक्शन में एक लास्ट में इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो वही पाथ डिफरेंस इक्वेशन जो है वो हम अपने जो हमारे कंसीडर किए हुए एंगल्स हैं इन पे जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो उसमें सबसे पहली जो इक्वेशन है थी वो क्या थी, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है, टी है थिकनेस, टी जो है वो थिकनेस ऑफ क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 2t साइन चीटा वन सबसे पहली जो रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, और एम लैम्डा ये वाले जितने भी प्लेन्स है ना इसको मैं एम बोलता हूँ, और लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ ऑफ एक्सरे को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह 2t साइन चीटा 2 इक्वल टू एम प्लस वन लैम्डा, यानी कि डिफरेंट प्लेन, मैंने कहा था ये वाला प्लेन जो है इसको मैं एम प्लस वन लैम्डा बोल देता हूँ, एम प्लस वन बोल देता हूँ, और लैम्डा बेसिकली जो एक्सरेज है उनकी उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम प्लस वन मैंने लिख दिया और लैम्डा एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट ये किस तरह होंगी, जैसे लीनियर इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट होती है ना उसी तरह ये भी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो मेरे पास जो है वो ये वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट को आप लोग गौर से देखें, 2t साइन चीटा 1 माइनस 2t साइन चीटा 2। अच्छा आप बहुत से बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि हमने t और t ये दोनों भी ऑपोजिट साइन में थे तो इन्हें क्यों नहीं कैंसिल आउट किया, क्योंकि हम लोग t रिप्रेजेंट थिकनेस ऑफ क्रिस्टलाइट। ठीक है, तो t को तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, तो इसलिए हमने t को जो है वो कैंसिल आउट नहीं किया, जबकि बाकी सारी क्वांटिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेम आ गई है। टी जो है वो कॉमन ले लिया है और साइन चीटा 1 माइनस साइन चीटा 2 जो है एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, फिर एम लैम्डा जो है वो माइनस एम लैम्डा से कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे जो है वो माइनस जो है वो इस वाली वेवलेंथ के लिए भी इस्तेमाल होगा। लेकिन क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक्स-रेज़ की जो वेवलेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में एग्ज़िस्ट कर रही होती है, इसलिए हमने लैम्डा के साथ माइनस नहीं डाला। एक्स-रे क्या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जो वेवलेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही एग्ज़िस्ट करती है। ठीक हो गया?
अच्छा, ये तो हमारे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन आ गई जो हमारी सब्ट्रैक्शन से आनी थी। अच्छा, अब साइन चीटा 1 माइनस साइन चीटा 2, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, वही फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये वाला फार्मूला हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गई, 2t cos चीटा 1 प्लस चीटा 2 और डिवाइडेड बाय 2 साइन चीटा 1 माइनस चीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ की है, ठीक है। तो साइन चीटा 1 माइनस चीटा 2 और डिवाइडेड बाय 2 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर दिया चीटा 1 माइनस चीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 के। और अगर मैं चीटा 1 प्लस चीटा 2 की बात करता हूँ, तो मैंने इन दोनों एंगल्स को जो है वो 2 चीटा बी के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों जो मेरी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ थी, इन दोनों को मैंने इक्वेशन में, अबव इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मैंने अबव इक्वेशन में पुट कर दिया, इसके बाद 2 और 2 कैंसल आउट हो गया आपस में, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन थी वो ये वाली आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो हमने बीटा की सबसे पहले वैल्यू सपोज की थी ना, वो पुट कर दी। वो क्या थी, बीटा इक्वल टू चीटा 1 माइनस चीटा 2। तो मेरे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि मुझे थिकनेस चाहिए ऑफ क्रिस्टल, तो मैं टी को जो है वो सेपरेट कर देता हूँ बाकी सारी क्वांटिटीज से, तो ओवर की फॉर्म में मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब क्योंकि हम नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल्स में के की बात कर लेते हैं। के जो है वो बेसिकली शेप कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन फॉर द शेरर फार्मूला, और के की वैल्यू क्या है, 0.9। So this was the full derivation for the Scherrer formula, which is used for determining crystallite size. Thank you for watching video. See you in the next video lecture.